दुनिया को बस ये फर्श दिखता है, मुझे इसमें अपनी किस्मत का रास्ता नजर आता है। सफाई वाला है, साफ सफाई तक ही रहे अपनों तो बोल। किताबें सिर्फ कागज नहीं होती, ये वो चाबियां हैं जो इंसान की जंजीरें तोड़ देती हैं। हुरैत। आरव, अगर आज तू हार गया तो ये दुनिया तुझे फिर कभी नहीं सुनेगी। ज्ञान किसी महल की जागीर नहीं है, ये उस हर हाथ की ताकत है जो मेहनत करना जानता है। जिंदगी धूल है, पर इसे सोना बनाना आपके हाथ में है। तो मुंबई एक ऐसा महानगर जो कभी सोता नहीं है, जहां एक तरफ समुद्र की अनंत लहरें किनारों से टकराती हैं, वहीं दूसरी तरफ मानवीय सपनों और महत्वाकांक्षाओं का ज्वार हर पल उफनता रहता है। इसी शहर के एक सबसे महंगे और प्रतिष्ठित इलाके में स्थित था सिल्वर ओक ग्लोबल एकेडमी। ये केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं था, बल्कि संपन्नता और आधुनिकता का एक जीवंत स्मारक था। स्कूल की इमारत किसी महल जैसी दिखती थी, जहां ऊंची दीवारें और विशाल कांच के पैनल सूर्य की रोशनी में हीरों की तरह चमकते थे। यहाँ की सुबह किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की हलचल जैसी होती थी। सुबह की ठीक 7 बजे जब ओस की बूंदें स्कूल के बगीचों में खिले विदेशी फूलों पर चमक रही होती, तभी लग्जरी गाड़ियों का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता था। BMW, ऑडी, जैगवार और रेंज रोवर जैसी गाड़ियां एक-एक करके मुख्य द्वार पर आकर रुकतीं। इन गाड़ियों से जो बच्चे उतरते, वे किसी विज्ञापन के मॉडल जैसे लगते थे। उनके बाल करीने से संवारे हुए, जूते इतने चमकदार कि उनमें अपना चेहरा देखा जा सके, और उनके कंधों पर लटके ब्रांडेड बैग, जिनकी कीमत एक आम आदमी की महीने भर की कमाई से ज्यादा होती थी। उनके माता पिता, जो अक्सर महंगे कॉर्पोरेट सूट या डिजाइनर परिधानों में होते, हाथ में कॉफी का मग लिए अपने बच्चों को गुड बाय कहते और अंग्रेजी के गिने चुने एलीट शब्दों में निर्देश देकर अपनी व्यस्त दुनिया में लौट जाते। स्कूल के अंदर का दृश्य किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। पूरी इमारत में केंद्रीकृत वातानुकूलन यानी सेंट्रलाइज्ड एसी की ठंडी हवा बहती थी, जो बाहर की उमस और शोर को पूरी तरह से काट देती थी। दीवारों पर विश्व प्रसिद्ध कलाकारों की पेंटिंग्स लगी थीं और हर क्लासरूम स्मार्ट बोर्ड्स और नवीनतम तकनीक से लैस था। लेकिन वैभव के इस विशाल समुद्र के बीच एक छोटी सी परछाई हर रोज सबसे पहले स्कूल पहुंचती थी। वो परछाई थी आरव की। आरव, जिसकी आयु महज 11 वर्ष थी, उस दुनिया का हिस्सा नहीं था जिसे वो रोज साफ करता था। वो सिल्वर ओक का छात्र नहीं, बल्कि वहां का एक क्लीनिंग हेल्पर था। आरव का वजूद उस स्कूल के लिए उतना ही अदृश्य था जितना कि हवा में तैरने वाले धूल के कण। जब वैभवशाली गाड़ियां मुख्य द्वार पर रुकती, आरव कॉरिडोर के सबसे अंधेरे कोने में अपनी बाल्टी और झाड़ू के साथ खड़ा हो जाता। उसकी उपस्थिति किसी को नजर नहीं आती थी, और शायद वो खुद भी यही चाहता था कि वो इस भीड़ में कहीं विलीन हो जाए। आरव का बचपन किसी अंधेरी सुरंग की तरह था, जहां उसे पीछे मुड़कर देखने पर केवल अभाव और अकेलापन ही दिखता था। उसे अपने माता पिता के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसका लालन पालन मुंबई के बदनाम झुग्गी इलाकों और रेलवे स्टेशनों की भीड़ भाड़ के बीच हुआ था। उसने बहुत छोटी उम्र में ही ये समझ लिया था कि इस दुनिया में रहने के लिए आपको या तो बहुत अमीर होना चाहिए या फिर पूरी तरह से खामोश। आरव ने खामोशी को अपना लिया था। उसे स्कूल में काम करते हुए 1 साल हो चुका था। उसका काम था लंच ब्रेक से पहले कॉरिडोर साफ करना, क्लासरूम के डेस्क पोंछना और दिन भर के कचरे को इकट्ठा करना। जब वो झुककर काम करता तो उसके कानों में उन बच्चों की खिलखिलाहट पड़ती जो अपने समर वेकेशन और नई वीडियो गेम्स की बातें करते थे। आरव के लिए वेकेशन का मतलब केवल एक अतिरिक्त दिन की मजदूरी ढूंढना था। जब वो फर्श साफ करने के लिए झुकता तो उसके पास से गुजरने वाले बच्चों के पॉलिश किए हुए जूते टक टक की आवाज करते हुए निकल जाते। कुछ बच्चे उसे देखते ही अपना चेहरा घुमा लेते, जैसे वो कोई ऐसी चीज हो जिसे देखना वर्जित हो। एक बार की बात है, एक छात्र जिसका नाम आर्यन था और जो अपनी क्लास का सबसे प्रभावशाली लड़का माना जाता था, अपने दोस्तों के साथ कॉरिडोर से गुजर रहा था।
आरव उस समय सावधानी से पोछा लगा रहा था। फर्श गीला था और वहां सावधानी का बोर्ड लगा था। फिर भी आर्यन अपनी धुन में चल रहा था और अचानक उसका पैर फिसलते फिसलते बचा। आर्यन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो आरव की तरफ मुड़ा और चिल्ला कर बोला, अबे ओए, आंखें घर पर छोड़कर आया है क्या? अगर मैं गिर जाता तो तेरे पूरे खानदान की कीमत भी मेरे इन जूतों के बराबर नहीं होती। जल्दी साफ कर इसे और ध्यान रख कि मेरे जाने तक यहाँ एक बूंद भी पानी ना दिखे। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल अपनी नजरें झुका ली और जमीन की तरफ देखता रहा। उसके मन में कई सवाल उठे, कई चीखें उसके गले तक आईं, लेकिन उसने उन्हें पी लिया। वो जानता था कि उसकी आवाज इस आलीशान इमारत की दीवारों से टकराकर दम तोड़ देगी। उसने दोबारा पोछा उठाया और उस जगह को चमकाने लगा। आर्यन और उसके दोस्त हंसते हुए आगे बढ़ गए। उनके पीछे आरव की खामोश सिसकियां कॉरिडोर की हवा में कहीं खो गईं। आरव को अक्सर ऐसा लगता था कि वो इस स्कूल का हिस्सा नहीं है, बल्कि उस फर्नीचर का हिस्सा है जिसे केवल जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाता है और बाद में अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन इस तिरस्कार और अपमान की राख के नीचे एक चिंगारी सुलग रही थी। आरव के भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा थी, सीखने की जिज्ञासा। जब वो क्लासरूम के बाहर सफाई करता तो उसके कान दीवार के उस पार हो रही पढ़ाई पर लगे रहते। टीचर्स जब अंग्रेजी में साहित्य या विज्ञान पढ़ाते तो आरव को वो शब्द किसी जादू की तरह लगते। उसे शब्दों की बनावट, उनके उच्चारण और उनके पीछे छिपे अर्थों में एक अलग ही दुनिया दिखाई देती। उसे लगता कि ये शब्द ही वो सीढ़ियां हैं जो उसे इस गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सकती हैं। एक दिन उसने कचरे के डिब्बे में एक फटी हुई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखी। किसी अमीर बच्चे ने उसे बेकार समझकर फेंक दिया था क्योंकि उसका कवर फटा हुआ था। आरव के लिए वो किसी खजाने से कम नहीं था। उसने उसे अपनी शर्ट के अंदर छिपा लिया और पूरे दिन उस कागज के टुकड़े को महसूस करता रहा। रात को जब स्कूल का वो विशाल गेट बंद हो जाता और पहरेदार अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाते, आरव अपनी झुग्गी में लौटता। वो झुग्गी जो प्लास्टिक की चादरों और टीन के डिब्बों से बनी थी, जहां बारिश का पानी छतों से टपक कर एक अलग ही राग सुनाता था। वहां एक कोने में एक पुराना दरकते हुए शीशे वाला आईना रखा था जिसे उसने पास के कबाड़ खाने से उठाया था। वो आईना आरव का सबसे बड़ा राजदार था। आरव रोज रात को उस आईने के सामने खड़ा होता और उन शब्दों को बोलने की कोशिश करता जो उसने दिन भर में सुने थे। वो धीरे से कहता, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? उसकी आवाज में झिझक होती, लेकिन उसकी आंखों में वो आत्मविश्वास चमकता जो स्कूल में कहीं खो जाता। वो रद्दी के ढेर से उठाए हुए पुराने अखबारों और फटी हुई किताबों के पन्नों को मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में पढ़ता। उसने अपनी मेहनत से हिंदी के कठिन अक्षरों को पहचानना और उन्हें जोड़कर पढ़ना सीख लिया था। अक्सर वो सोचता, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब वो भी इन बच्चों की तरह साफ सुथरे कपड़े पहनकर क्लासरूम में बैठेगा? क्या कभी कोई उसे ओए क्लीनर कहने के बजाय उसके नाम से बुलाएगा? उसके सपने उन ऊंची इमारतों की तरह थे जो बादलों को छूती थीं, लेकिन उसकी हकीकत उस जमीन पर थी जिसे वो रोज साफ करता था। वो जब भी किसी टीचर को लाइब्रेरी की ओर जाते देखता तो उसकी इच्छा होती कि वो भी उस दरवाजे के पार जा सके जहां ज्ञान का भंडार था। लेकिन कांच के उस पार की दुनिया उसके लिए अभेद्य थी। उसने खिड़की के बाहर से ही किताबों के शीर्षकों को पढ़ना शुरू कर दिया था। इतिहास, विज्ञान, साहित्य। आरव का ये दोहरा जीवन उसे भीतर से मजबूत बना रहा था। एक तरफ वो शारीरिक श्रम करता, गालियां सुनता और भूख से लड़ता, वहीं दूसरी तरफ वो अपने मस्तिष्क की खेती कर रहा था। वो स्कूल के पुस्तकालय की खिड़की से अंदर रखी हजारों किताबों को हसरत भरी नजरों से देखता था। उसे लगता कि उन किताबों की खुशबू ही उसे जीने की शक्ति दे रही है। उसे पता था कि वो इस व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर है, लेकिन उसके इरादे इस व्यवस्था को चुनौती देने के लिए तैयार हो रहे थे। वो जानता था कि गरीबी केवल जेब में होती है, सपनों में नहीं। समाज के लिए आरव केवल एक सांख्यिकी था, एक और गरीब बच्चा जो मजदूरी में खप जाएगा। लेकिन आरव के लिए वो एक योद्धा था जो हर रोज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा था। वो जानता था कि सिल्वर ओक की ये चकाचौंध अस्थाई है, लेकिन जो ज्ञान वो चोरी छिपे बटोर रहा है वो स्थायी है। भाग 1 का ये सफर आरव के उसी संघर्ष की नींव है जहां अपमान और अभाव ने उसे टूटने के बजाय निखरने का अवसर दिया। वो रात को सोने से पहले अपनी फटी हुई डिक्शनरी का एक पन्ना पढ़ता और खुद से वादा करता, एक दिन मेरी आवाज इस खामोशी को चीर देगी। सिल्वर ओक ग्लोबल एकेडमी में दिन उसी यांत्रिक भव्यता के साथ गुजर रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही स्कूल का विशाल प्रांगण रईसी की खुशबू से भर जाता, लेकिन आरव के लिए समय जैसे ठहर सा गया था।
उसके लिए हर दिन एक नई चुनौती थी, न केवल धूल और गंदगी के खिलाफ बल्कि उस अदृश्य दीवार के खिलाफ भी जो उसे और वहां के छात्रों को अलग करती थी। आरव ने अभी एक नई आदत पाल ली थी। वो केवल क्लासरूम के बाहर सफाई नहीं करता था, बल्कि वो उन कूड़ेदानों का बारीकी से निरीक्षण भी करता था जहां से अक्सर ज्ञान के अवशेष मिलते थे। उसे वहां से फटी हुई वर्कशीट, इस्तेमाल की गई पेंसिलें और कभी-कभी आधी पढ़ी हुई कहानियों की किताबें मिल जाती थीं। उसके लिए ये कचरा नहीं बल्कि स्वर्ण भंडार था। एक दोपहर जब स्कूल में मध्यांतर यानी लंच ब्रेक था, आरव कक्षा 10B के पास वाले गलियारे में पोंछा लगा रहा था। गलियारा बच्चों के शोर से गूंज रहा था। तभी उसकी नज़र कक्षा के भीतर डेस्क पर छुटी एक नोटबुक पर पड़ी। उस पर सुंदर अक्षरों में विश्व इतिहास लिखा था। आरव का मन उसे छूने के लिए मचल उठा। वो धीरे से अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने उस किताब का पहला पन्ना पलटा, उसे महान योद्धाओं और क्रांतियों की कहानियां दिखने लगी। उसे लगा जैसे शब्द उसके कानों में फुसफुसा रहे हों। अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरव बुरी तरह चौंक गया। सामने स्कूल के शारीरिक शिक्षक यानी पीटी सर मिस्टर खन्ना खड़े थे। उनकी नज़रें आरव के हाथ में मौजूद उस नोटबुक पर थीं। आरव की सांसें अटक गईं। उसने जल्दी से किताब वापस रखी और हकलाते हुए बोला, सर मैं बस मेज़ साफ कर रहा था। मिस्टर खन्ना ने तिरस्कार से उसे देखा और बोले, अपनी औकात मत भूलो आरव, झाड़ू उठाओ और अपना काम करो। ये किताबें तुम्हारे लिए नहीं, उन लोगों के लिए हैं जो यहाँ फीस भरते हैं। अगर दोबारा किसी चीज़ को छुआ तो प्रिंसिपल सर से कहकर तुम्हें काम से निकलवा दूंगा। आरव बिना कुछ बोले बाहर निकल आया, लेकिन उस दिन उसके दिल में एक बात घर कर गई कि शिक्षा केवल किताबों में नहीं बल्कि उसे पाने के हक में भी छिपी होती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, स्कूल के गलियारों में एक नई चर्चा होने लगी। स्कूल की 25वीं वर्षगांठ का समारोह यानी सिल्वर जुबली आने वाला था। ये केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि स्कूल की प्रतिष्ठा का सवाल था। हर तरफ तैयारियां जोरों पर थीं। ऑडिटोरियम को नए सिरे से पेंट किया जा रहा था, लाइटें बदली जा रही थीं और स्टेज को सजाया जा रहा था। आरव का काम दोगुना हो गया था। उसे देर रात तक रुककर स्टेज के पीछे की सफाई करनी पड़ती थी। धूल और धुएं के बीच काम करते हुए भी उसका ध्यान स्टेज पर चल रही रिहर्सल पर था। एक शाम स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर मेहता, जो अपनी अनुशासन प्रियता और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थे, रिहर्सल देखने ऑडिटोरियम आए। स्टेज पर छात्र अंग्रेजी के बड़े बड़े नाटकों और भाषणों का अभ्यास कर रहे थे। मिस्टर मेहता ने कुछ देर तक खामोशी से सब देखा और फिर अचानक माइक हाथ में लिया। उनकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी, बंद करो ये सब। सब सहम गए। मिस्टर मेहता ने आगे कहा, हम एक ग्लोबल एकेडमी है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, ये गर्व की बात है। लेकिन क्या हमारे पास एक भी ऐसा छात्र है जो अपनी मातृभाषा हिंदी में 5 मिनट का ओजस्वी भाषण दे सके, बिना एक भी अंग्रेजी शब्द मिलाए? हम अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं। इस 25वें साल में मैं चाहता हूं कि एक विशेष सत्र हो जहां कोई शुद्ध हिंदी में हमारे इतिहास और मूल्यों पर बोले। वहां मौजूद शिक्षकों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। हिंदी की अध्यापिका मिसेस शर्मा ने आगे बढ़कर कुछ मेधावी छात्रों के नाम सुझाए। अगले दिन एक छोटा सा चयन कार्यक्रम रखा गया। स्कूल के सबसे बुद्धिमान छात्र, जिनमें आर्यन भी शामिल था, एक एक करके स्टेज पर आए। आर्यन ने बोलना शुरू किया, आदरणीय प्रिंसिपल सर और फ्रेंड्स, हमारा स्कूल बहुत फेमस है, यहाँ की एजुकेशन सबसे अच्छी है। मिस्टर मेहता ने बीच में ही टोक गया, आर्यन, मैंने कहा था शुद्ध हिंदी। फेमस, फ्रेंड्स, एजुकेशन, ये सब अंग्रेजी शब्द हैं। आर्यन का चेहरा लाल पड़ गया। वो फिर से कोशिश करने लगा, लेकिन हर दूसरी लाइन के बाद उसके मुंह से अनजाने में अंग्रेजी शब्द निकल ही जाते थे। ये केवल आर्यन की समस्या नहीं थी, बल्कि वहाँ के हर छात्र की थी। वे अंग्रेजी में सोचते थे, इसलिए हिंदी उनके लिए एक कठिन पहेली बन गई थी। शाम तक मिस्टर मेहता निराश हो चुके थे। वो अपने केबिन में बैठे सोच रहे थे कि क्या उनकी शिक्षा पद्धति ने बच्चों को अपनी ही भाषा से काट दिया है। इसी दौरान आरव उनके केबिन के बाहर की सफाई कर रहा था। उसने अंदर चल रही बातचीत सुन ली थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने रद्दी के अखबारों और टूटी फूटी किताबों से जो हिंदी सीखी थी, वो उसके भीतर किसी झरने की तरह फूटने को तैयार थी। उसने कई बार हाथ उठाया दरवाज़ा खटखटाने के लिए, पर हर बार मिस्टर खन्ना की वो बात याद आ जाती, अपनी औकात मत भूलो। तभी मिस्टर मेहता केबिन से बाहर निकले। उनकी नज़र ज़मीन पर झुके आरव पर पड़ी। आरव ने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोला, साहब, क्या मैं भी कोशिश कर सकता हूँ? मिस्टर मेहता रुक गए। उनके पीछे खड़े अन्य शिक्षक हंस पड़े। मिस्टर खन्ना ने ताना मारा, देखो मिस्टर मेहता, अब ये झाड़ू लगाने वाला हमें भाषण देना सिखाएगा। आरव, जाओ यहाँ से, वरना दंड मिलेगा।
लेकिन मिस्टर मेहता ने अपना हाथ उठाकर सब कुछ चुप करा दिया। उन्होंने आरव की आंखों में वो चमक देखी जो उन्हें उन रईस बच्चों की आंखों में नजर नहीं आई थी। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, क्या तुम्हें पता है कि शुद्ध हिंदी बोलना कितना कठिन है? इसमें जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। आरव ने सर झुकाकर कहा, साहब मुझे किताबों का ज्ञान नहीं है, पर मैंने अपनी भाषा को महसूस किया है। अगर आप मौका दे तो मैं अपनी बात रख सकता हूँ। मिस्टर मेहता ने एक क्षण सोचा और बोले, ठीक है, कल दोपहर ऑडिटोरियम में तुम्हारा ट्रायल होगा। अगर तुम सफल रहे तो तुम मुख्य समारोह में बोलोगे, और अगर असफल रहे तो तुम्हें ये स्कूल छोड़ना होगा। क्या तुम्हें ये मंजूर है? आरव ने लंबी सांस ली और बोला, मंजूर है साहब। वो रात आरव के लिए कयामत की रात थी। उसकी झुग्गी में मोमबत्ती की रोशनी में वो आईने के सामने खड़ा हुआ था। उसके पास कोई लिखित भाषण नहीं था, उसके पास केवल उसके अनुभव थे। उसने सोचना शुरू किया कि शब्दों का चयन कैसे किया जाए, नमस्कार से शुरू करूं या अभिवादन से। उसने अपनी पुरानी फटी हुई डिक्शनरी के पन्ने पलटने शुरू किए। वो बार बार बोलता, अटकता और फिर से सुधारता। उसे डर था कि कहीं वो स्टेज पर जाकर सुध-बुध न खो दे। अगले दिन जब आरव ऑडिटोरियम पहुंचा तो वहां का नजारा डरावना था। स्टेज की तेज लाइटें उसकी आंखों में चुभ रही थीं। सामने मिस्टर मेहता, मिसेस शर्मा और अन्य शिक्षक बैठे थे। कुछ छात्र भी पीछे की सीटों पर मजाक उड़ाने के लिए जम गए थे। आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा, आज ये क्लीनर मनोरंजन करेगा। आरव स्टेज पर चढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने माइक्रोफोन पकड़ा। शुरुआत में केवल खरखराहट की आवाज आई। आरव को महसूस हुआ कि सैकड़ों आंखें उसका उपहास कर रही हैं। उसने गहरी सांस ली और उन दिनों को याद किया जब वो प्लेटफॉर्म पर भूखा सोया था। उसने सोचा कि यदि वो आज हार गया तो वो हमेशा के लिए एक साया बनकर रह जाएगा। आरव ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने एक भी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग नहीं किया। उसने शिक्षा के महत्व पर बात की, लेकिन किताबी भाषा में नहीं। उसने कहा, शिक्षा वो दीपक नहीं है जो केवल महलों को रोशन करे, बल्कि वो सूर्य है जो झोपड़ियों के अंधकार को भी चीरने की क्षमता रखता है। हम गौरवशाली हैं कि हम इस संस्कृति का हिस्सा है जहां शब्द संस्कार बन जाते हैं। 5 मिनट गुजर गए पर आरव बोलता रहा। उसके शब्द किसी नदी की तरह निर्बाध बह रहे थे। ऑडिटोरियम में छाए सन्नाटे को केवल आरव की आवाज भेद रही थी। उसने बताया कि कैसे उसने झाड़ू लगाते समय शिक्षकों की बातों को सुना और कैसे फटे हुए कागजों से अक्षरों को जोड़ा। उसने हिंदी की कोमलता और उसकी शक्ति का ऐसा चित्रण किया कि वहां बैठे भाषाई विशेषज्ञ भी दंग रह गए। जब उसने अपना भाषण समाप्त किया तो वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। मिसेस शर्मा की आंखों में विस्मय था। मिस्टर मेहता धीरे से अपनी कुर्सी से उठे और तालियां बजानी शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यहाँ तक कि वे छात्र भी जो मजाक उड़ा रहे थे स्तब्ध खड़े थे। आरव ने वो कर दिखाया था जो स्कूल के सबसे महंगे ट्यूटरों द्वारा पढ़ाए गए बच्चे नहीं कर पाए थे। उसने साबित कर दिया कि भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि वो आत्मा की अभिव्यक्ति है। मिस्टर मेहता स्टेज पर आए और आरव के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि हम अपनी ही भाषा में कितने निर्धन हो चुके थे। आरव ने आज हमें केवल हिंदी नहीं सिखाई, बल्कि हमें ये भी सिखाया कि सीखने का जुनून किसी भी दीवार को तोड़ने की क्षमता रखता है। उन्होंने आरव की तरफ देखा और बोले, समारोह में तुम ही मुख्य वक्ता होगे, लेकिन याद रखना उस दिन शहर के बड़े बड़े लोग आएंगे। क्या तुम तब भी इसी आत्मविश्वास के साथ बोल पाओगे? आरव ने विनम्रता से सर झुकाया और बोला, साहब, जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ न हो और पाने के लिए पूरा आसमान हो तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन आरव को नहीं पता था कि उसकी ये छोटी सी जीत कुछ लोगों के अहंकार को चुभ गई थी। आर्यन और उसके कुछ दोस्तों के लिए ये एक अपमान था कि एक सफाई करवाला उनसे बेहतर साबित हुआ था। वे नहीं चाहते थे कि स्कूल की 25वीं वर्षगांठ के इतिहास में एक क्लीनर का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। स्टेज के पीछे एक नई साजिश की बू आने लगी थी। आरव के लिए आगे का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला था। उसे अब न केवल अपनी भाषा को बचाना था, बल्कि उस षड्यंत्र से भी लड़ना था जो उसे मुख्य समारोह के दिन स्टेज तक पहुंचने से रोकने के लिए रचा जाने वाला था। इस घटना के बाद आरव की दिनचर्या में एक नया कठिन मोड़ आया। उसे अब सफाई के काम के साथ साथ अपने भाषण को और अधिक प्रभावी बनाने का अभ्यास भी करना था। स्कूल की हिंदी शिक्षिका मिसेस शर्मा अब चोरी छुपे उसकी मदद करने लगी थी। वे उसे पुरानी हिंदी की कविताएं और महान साहित्यकारों के भाषणों के अंश देती थीं। आरव उन्हें रात रात भर जाग कर पढ़ता। वो समझ गया था कि ये केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि उसके पूरे वजूद की लड़ाई है। उसे ये दिखाना था कि एक सफाई कर्मचारी के बच्चे के पास भी वही मस्तिष्क और वही भावनाएं होती हैं जो एक रईस बच्चे के पास होती हैं। समारोह के दिन जैसे जैसे पास आ रहे थे, आरव पर दबाव बढ़ता गया। एक दिन जब वो ऑडिटोरियम की सफाई कर रहा था, आर्यन उसके पास आया और उसने जानबूझकर गंदा पानी आरव के पैरों पर डाल दिया। आर्यन हंसा और बोला,
कल स्टेज पर जब तू बोलेगा तो याद रखना कि तेरी जगह मेरे जूतों के पास है, माइक के पास नहीं। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल अपनी बाल्टी उठाई और काम में लग गया। उसकी खामोशी आर्यन को और अधिक क्रोधित कर रही थी। आरव ने जान लिया था कि उसकी सबसे बड़ी जीत उसकी वाणी होगी, उसके हाथ नहीं। भाग 2 का ये अंत आरव के जीवन के एक नए संघर्ष की शुरुआत था। जहां एक तरफ उसने अपनी काबिलियत साबित कर दी थी, वहीं दूसरी तरफ वो उन लोगों की नजरों में खटकने लगा था जो दुनिया को केवल अपनी अमीरी के चश्मे से देखते थे। आरव की ये अग्नि परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि ये तो केवल उस महायुद्ध की एक छोटी सी झलक थी जिसे उसे जीतना था। उसे पता था कि मुख्य समारोह की शाम उसका भाग्य बदलने वाली है। या तो वो हमेशा के लिए गुमनाम हो जाएगा या फिर एक नई मिसाल बन जाएगा। सिल्वर ओक ग्लोबल एकेडमी के भव्य गलियारों में उत्सव की तैयारियां अब अपने चरम पर थीं। स्कूल की 25वीं वर्षगांठ के मुख्य समारोह में अब केवल कुछ ही घंटे शेष थे। जहां एक तरफ मजदूर रात दिन एक करके पंडाल और स्टेज को अंतिम रूप दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आरव के जीवन में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। मिस्टर मेहता के फैसले ने स्कूल के पूरे माहौल को 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ वे शिक्षक और कर्मचारी थे जो आरव की प्रतिभा के मुरीद हो चुके थे, तो दूसरी तरफ आर्यन और उसके रईस दोस्तों का गुट था, जिनके लिए एक क्लीनर का मुख्य वक्ता बनना उनके खानदानी गौरव पर एक गहरी चोट थी। आर्यन के पिता शहर के एक बड़े बिल्डर थे और स्कूल के मुख्य ट्रस्टियों में से एक थे। आर्यन को ये बात खाई जा रही थी कि जिस लड़के को उसने कल तक ओए क्लीनर कहकर अपमानित किया था, आज उसी के सम्मान में पूरा स्कूल तालियां बजाएगा। उसने अपने 2 करीबियों रोहन और समीर के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उनकी योजना सरल लेकिन क्रूर थी। मुख्य समारोह के दिन आरव को स्टेज तक पहुंचने ही नहीं देना है। उन्हें पता था कि आरव स्कूल के पीछे बनी एक पुरानी बस्ती में रहता है और रोज सुबह 5 बजे पैदल ही स्कूल की ओर चल पड़ता है। उन्होंने तय किया कि वे उसे बीच रास्ते में ही रोक लेंगे। समारोह की पूर्व संध्या पर आरव अपने भाषण का अंतिम अभ्यास कर रहा था। उसके पास कोई लिखित कागज नहीं था, केवल उसके अनुभवों की स्याही से दिल पर लिखे शब्द थे। वो अपनी झुग्गी के बाहर लगे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी आवाज को लय दे रहा था। उसके चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर एक संगीत बज रहा था, सपनों का संगीत। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो अंधेरे में कुछ साई नजर आए। उसे लगा शायद ये उसका वहम है, लेकिन डर की एक सूक्ष्म लहर उसके शरीर में दौड़ गई। वो अपनी झोपड़ी में चला गया और उस टूटे हुए आईने को देखा। आईना जैसे उससे कह रहा था, आरव, ये सिर्फ एक भाषण नहीं, ये तेरे पूरे अस्तित्व की लड़ाई है। अगली सुबह समारोह का दिन। पूरे शहर की नामी हस्तियां स्कूल पहुंचने लगी थीं। बड़े बड़े उद्योगपति, नेता, शिक्षाविद और विदेशी मेहमान अपनी चमचमाती कारों से उतर रहे थे। स्कूल के गेट पर रेड कार्पेट बिछा था और हर तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। आरव रोज की तरह सुबह जल्दी तैयार होकर स्कूल के लिए निकला। उसने अपनी सबसे साफ शर्ट पहनी थी, जिसे उसने कल रात पत्थर पर रगड़ रगड़ कर धोया था। वो जैसे ही बस्ती के बाहर निकलकर मुख्य सड़क की ओर जाने वाले एक सुनसान रास्ते पर पहुंचा, एक काली गाड़ी उसके पास आकर रुकी। अचानक गाड़ी से 3 नकाबपोश लड़के उतरे। उन्होंने बिना कुछ बोले आरव को घेर लिया। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक लड़के ने आरव को जोरदार धक्का दिया। आरव सड़क किनारे पड़े कीचड़ और कचरे के ढेर पर जा गिरा। कहाँ जा रहा है बड़े साहब बनकर? एक नकाबपोश ने उपहास उड़ाते हुए कहा। आरव उस आवाज को पहचान गया। वो समीर था। आरव ने उठने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे फिर से जमीन पर पटक दिया। आज न तू रहेगा न तेरी हिंदी का भाषण, यहीं बैठ और धूल साफ कर। कहते हुए उन्होंने आरव को पास की एक खंडहर नुमा इमारत के बेसमेंट में ढकेल दिया और बाहर से भारी ताला लगा दिया। आरव उस अंधेरे और सीलन भरे बेसमेंट में अकेला था। बाहर उत्सव का संगीत बहुत धीमा सुनाई दे रहा था। आरव ने पागलों की तरह दरवाजा पीटा, खोलिए, मुझे जाना है, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू आ गए। उसे लगा कि नियति ने एक बार फिर से उसे उसकी औकात याद दिला दी है। उसने सोचा कि शायद वो इसी अंधेरे के लिए बना है, लेकिन तभी उसे मिस्टर मेहता का चेहरा याद आया। आरव ने हार नहीं मानी। उसने अंधेरे में ही अपने हाथ पैर मारकर बेसमेंट की दीवारों का निरीक्षण किया। वहां एक छोटी सी वेंटिलेशन खिड़की थी। आरव ने वहां पड़े पुराने बक्से इकट्ठे किए, उन पर चढ़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर जंग लगी जाली को उखाड़ दिया। वो किसी तरह रगड़ते हुए बाहर निकला। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर काले और धूल लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक भीषण संकल्प की अग्नि थी। इधर स्कूल के ऑडिटोरियम में समारोह शुरू हो चुका था। मुख्य अतिथि के रूप में शहर के मेयर आ चुके थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम एक एक करके समाप्त हो रहे थे। अब समय था मुख्य भाषण का। मिस्टर मेहता बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे। आरव का कहीं पता नहीं था।
शिक्षकों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। मैंने कहा था ना मेहता साहब, वो गंवार लड़का घबरा गया होगा, मिस्टर खन्ना ने दबी आवाज में ताना मारा। आर्यन अग्रिम पंक्ति में बैठा मुस्कुरा रहा था। मिस्टर मेहता ने भारी मन से माइक्रोफोन हाथ में लिया और घोषणा की, देवियों और सज्जनों, हमारे मुख्य वक्ता किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तभी ऑडिटोरियम के विशाल मुख्य द्वार जोर से खुले। धूल में लथपथ फटे हुए कपड़ों में एक छोटा सा लड़का अंदर दाखिल हुआ। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। आरव हांफते हुए स्टेज की ओर बढ़ा। आरव स्टेज पर चढ़ा। स्पॉटलाइट सीधा उसके गंदे चेहरे पर पड़ रही थी। आरव ने सीधा माइक संभाला। मिस्टर मेहता ने पास आकर धीरे से पूछा, आरव, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? आरव ने भारी आवाज में कहा, साहब, धूल साफ करना मेरा काम है, पर आज कुछ लोगों ने मेरे सपनों पर धूल डालने की कोशिश की। मैं बस वो धूल झाड़ कर यहाँ पहुँच गया हूँ। आरव ने बोलना शुरू किया। उसने शुरुआत की, आदरणीय मेहमानों, आप यहाँ सिल्वर ओक की चमक देख रहे हैं, पर क्या आपने कभी उन हाथों को देखा है जो इस चमक को रोज रगड़कर पैदा करते हैं? क्या शिक्षा का मतलब केवल अंग्रेजी के कठिन शब्द बोलना है, या शिक्षा वो है जो एक इंसान को दूसरे इंसान का दर्द समझना सिखाए? आरव के शब्द तीखे थे, पर उनमें एक ऐसी सच्चाई थी जिसे नकारना असंभव था। उसने आगे कहा, आज मुझे रोकने के लिए अंधेरे कमरे में बंद किया गया, पर शायद वे भूल गए थे कि जो दिया तूफानों में जलना सीख जाता है, उसे कमरे की चारदीवारी बुझा नहीं सकती। प्रतिभा का कोई बैंक बैलेंस नहीं होता। माँ सरस्वती केवल अमीर बच्चों के घरों का पता नहीं जानती, वे मेरी जैसी झुग्गियों में भी आती हैं। आरव का भाषण अब एक आंदोलन का रूप ले चुका था। उसने अपनी गरीबी, अपने संघर्ष और उस अपमान को अपनी ढाल बना लिया था। उसने शिक्षा व्यवस्था के उस खोखलेपन पर प्रहार किया जहां केवल जूतों की चमक देखी जाती है, दिमाग की नहीं। आरव ने अपनी पीड़ा को शब्दों के माध्यम से एक कविता की तरह पिरोया। उसने बताया कि कैसे रातों को भूख लगने पर वो केवल शब्दों को याद करके सो जाता था। जब आरव ने अपनी बात समाप्त की तो पूरे ऑडिटोरियम में ऐसा सन्नाटा था जैसा शायद पिछले 25 वर्षों में कभी नहीं रहा होगा। मेयर साहब धीरे से अपनी सीट से उठे। उन्होंने मंच की ओर देखा और तालियां बजानी शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरा हॉल एक स्वर में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कई लोग अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहे थे। मेयर साहब खुद स्टेज पर आए और उन्होंने आरव का हाथ हवा में उठाया। उन्होंने कहा, आज आरव ने हमें सिखाया कि असली एक्सीलेंस क्या है। मैं घोषणा करता हूं कि आरव की पूरी शिक्षा का खर्च अब से नगर निगम उठाएगा। मिस्टर मेहता ने आरव को गले लगा लिया। आरव ने स्टेज से नीचे देखा। आर्यन की नजरें जमीन में गड़ी थीं। आरव की ये जीत केवल एक भाषण की जीत नहीं थी, ये एक नई क्रांति की शुरुआत थी। उस रात आरव ने जान लिया कि दुनिया चाहे कितनी भी बाधाएं खड़ी करे, अगर इरादे अटल हों तो मंजिल कदम चूमती है। सिल्वर ओक ग्लोबल अकेडमी के उस ऐतिहासिक रजत जयंती समारोह के बाद आरव की दुनिया रातों रात बदल गई थी। मेयर स्कॉलरशिप ने उसके लिए उन दरवाजों को खोल दिया था जिन पर कल तक वो केवल झाड़ू लगाया करता था। आरव ने अपनी स्कूली शिक्षा रिकॉर्ड तोड़ अंकों के साथ पूरी की। उसकी कहानी मीडिया में आई, उसे स्लम डॉग जीनियस जैसे उपनाम दिए गए। लेकिन आरव इन सब से विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी सादगी को अपनी ढाल बनाया। कॉलेज के दिनों में उसने न केवल अकादमिक उत्कृष्टता हासिल की, बल्कि वाद विवाद प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी दोनों में धाक जमाई। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मायानगरी मुंबई की एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्रिएटिव पल्स में कदम रखा। क्रिएटिव पल्स की इमारत कांच और कंक्रीट का एक ऐसा जंगल थी जहां भावनाएं आंकड़ों के नीचे दबी रहती थीं। यहाँ का माहौल आरव के लिए बिल्कुल वैसा ही था जैसा कभी सिल्वर ओक का था। वही चमक, वही भर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले सहकर्मी और वही उपेक्षा भरी नजरें। आरव को यहाँ एक कॉपीराइटर के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके सहकर्मी, जो अक्सर न्यूयॉर्क या लंदन की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज से डिग्री लेकर आए थे, आरव को एक म्यूजियम पीस की तरह देखते थे। उन्हें लगता था कि एक लड़का जो हिंदी साहित्य और ग्रामीण संवेदनाओं की बात करता है, वो आधुनिक विज्ञापनों की कूल और स्लीक दुनिया में कैसे टिक पाएगा। आरव के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुरू में उसे केवल अनुवाद यानी ट्रांसलेशन का काम दिया। उसे लगता था कि उसका दिमाग केवल दूसरों के विचारों को अपनी भाषा में ढालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसे मीटिंग्स में बोलने का मौका नहीं मिलता था। जब भी वो कोई मौलिक विचार देने की कोशिश करता, उसके बॉस उसे ये कहकर चुप करा देते कि आरव, हमें देसी नहीं, ग्लोबल चाहिए। अपमान के ये घूंट से फिर से उन गलियारों की याद दिलाते जहां वो पूंछा लगाता था।
लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने चुपचाप बाजार का अध्ययन शुरू किया। वो ऑफिस की बैठकों के बाद शहर के उन कोनों में जाता जहां आम लोग रहते थे। वो चाय की दुकानों, बस स्टैंडों और स्थानीय बाजारों में जाकर लोगों की बातें सुनता। वो ये समझने की कोशिश करता कि एक आम भारतीय के दिल में किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा कैसे पैदा होती है। उसने गौर किया कि विज्ञापन एजेंसियां केवल उन 5% लोगों के लिए विज्ञापन बना रही हैं जो अंग्रेजी जानते हैं और आलीशान मॉल में खरीदारी करते हैं। उसने देखा कि असली भारत उन छोटे शहरों और गांवों में बसता है जहां लोग अपनी भाषा में बात करना और भरोसा करना पसंद करते हैं। उसने रातों को अपनी छोटी सी किराए की खोली में जागकर एक ऐसी प्रेजेंटेशन तैयार की जिसे उसने नाम दिया भाषा की आत्मा। उसका मानना था कि विज्ञापन केवल दृश्य नहीं होता, वो एक एहसास होता है। एक दिन कंपनी के पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया, एक नई कृषि तकनीक और ग्रामीण बैंकिंग सेवा का विज्ञापन अभियान। ये करोड़ों का प्रोजेक्ट था और कंपनी की प्रतिष्ठा दांव पर थी। बड़े बड़े क्रिएटिव डायरेक्टर्स ने हफ्तों की मेहनत के बाद ऐसी प्रेजेंटेशन तैयार की जो दिखने में तो बहुत आकर्षक थी, लेकिन उसमें भारत की मिट्टी की सुगंध गायब थी। वो किसानों को इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और डिजिटल एसेट समझाना चाहते थे। जब क्लाइंट, जो कि खुद एक जमीनी और स्वाभिमानी व्यक्ति थे, ने प्रेजेंटेशन देखी तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये विज्ञापन मेरे गांव के लोगों को समझ नहीं आएगा, उन्हें इसमें अपनापन नहीं दिख रहा। क्या आपके पास कोई ऐसा विचार है जो उन्हें ये महसूस कराए कि ये बैंक उनका अपना है? कंपनी के अधिकारी घबरा गए। मीटिंग में एक गहरा और असहज सन्नाटा छा गया। तभी कमरे के आखिरी कोने से, जहां अक्सर ट्रेनी बैठते थे, एक हाथ उठा। वो आरव था। उसके बॉस मिस्टर खन्ना, जो इत्तेफाक से स्कूल वाले खन्ना सर जैसे ही स्वभाव के थे, उन्होंने उसे आंखों से ही बैठने का इशारा किया। लेकिन क्लाइंट ने आरव की आंखों में वो चमक देख ली थी। उन्होंने कहा, युवा, तुम्हारे पास कुछ कहने को है? आगे आओ। आरव उठा। उसके हाथ में कोई महंगा लैपटॉप नहीं था, कोई रंगीन स्लाइड्स नहीं थी। उसने केवल एक पुरानी डायरी निकाली और बोलना शुरू किया। उसने अंग्रेजी का एक भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया। उसने उन किसानों की व्यथा सुनाई जो रात रात भर जागकर खेतों की रखवाली करते हैं। उन माँओं की बात की जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक एक पैसा जोड़ती हैं। उसने समझाया कि ग्रामीण भारत को इन्वेस्टमेंट शब्द डराता है, उन्हें बरकत और भरोसा शब्द समझ आता है। उसने हवा में हाथ लहराते हुए एक नारा दिया, खेतों का सोना, आपके विश्वास का गहना। आरव की आवाज में वही गूंज और सच्चाई थी जिसने सालों पहले स्कूल के ऑडिटोरियम को हिला दिया था। उसने एक पूरा विज्ञापन दृश्य मौखिक रूप से सुनाया, जहां एक बूढ़ा पिता अपने बेटे को बैंक ले जाता है और उसे कागजों का डर नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा का एहसास होता है। उसकी प्रस्तुति इतनी प्रभावशाली थी कि क्लाइंट की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने अपनी मेज थपथपाई और कहा, यही वो आवाज है जिसकी हमें तलाश थी। उन्होंने तुरंत आरव की योजना को मंजूर कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि इस पूरे अभियान का नेतृत्व आरव ही करेगा। उस एक दिन ने कंपनी के भीतर आरव की स्थिति को जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। सफलता के इस प्रचंड दौर में भी आरव का स्वभाव नहीं बदला। वो आज भी अपनी पुरानी झुग्गी बस्ती में जाता था। उसने अपनी पहली बड़ी बोनस राशि से वहां एक छोटा सा पुस्तकालय बनवाया। वो जानता था कि प्रतिभा को केवल एक मौके की तलाश होती है। उसने कॉरपोरेट जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक ऐसा व्यक्ति जो आधुनिक तकनीक को प्राचीन संवेदनाओं के साथ जोड़ता था। अगले 5 सालों में आरव ने कई बड़े ब्रांड्स को फिर से परिभाषित किया। वो अब केवल एक कर्मचारी नहीं बल्कि एक ब्रांड विजनरी बन चुका था। उसके पास आलीशान गाड़ी थी, मुंबई के बांद्रा इलाके में एक शानदार घर था और मीडिया में उसका नाम सम्मान से लिया जाता था। लेकिन जीवन उसे फिर से वहीं ले आया जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। एक दोपहर आरव अपने ऑफिस में एक बड़ी डील की तैयारी कर रहा था, तभी उसके रिसेप्शन पर एक वृद्ध व्यक्ति आया। वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मेहता थे। उनके बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे और उनके हाथ कांप रहे थे। आरव ने उन्हें देखते ही अपनी सीट छोड़ी और उनके पैर छुए। मिस्टर मेहता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बताया कि सिल्वर ओक ग्लोबल एकेडमी, जो कभी शहर की शान थी, अब भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण वित्तीय संकट में डूब चुकी है। स्कूल के ट्रस्टी उसे एक बड़े मॉल के लिए बेचने का फैसला कर चुके हैं। आरव, मिस्टर मेहता ने रूंधे हुए गले से कहा, वो स्कूल केवल ईंटों पत्थरों की इमारत नहीं है, वो हजारों बच्चों के सपनों की नर्सरी है। क्या तुम उस जगह को टूटने दोगे जहां तुमने खुद को पहचाना था? क्या तुम उन गलियारों को शॉपिंग मॉल में बदलते देख पाओगे जहां तुमने अपने भविष्य के सपने देखे थे?
आरव के लिए ये एक बहुत बड़ा नैतिक और वित्तीय संकट था। उसके बिजनेस सलाहकारों ने उसे चेतावनी दी कि एक घाटे में चल रहे स्कूल को खरीदना और उसे फिर से खड़ा करना व्यावसायिक रूप से आत्महत्या जैसा होगा। ये एक डूबता हुआ जहाज है आरव, इसमें अपना पैसा मत लगाओ। उनके शब्दों में तर्क था, लेकिन आरव के लिए वो स्कूल उसकी माँ जैसा था। उसने अपने दिल की सुनी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाई, अपना नया फ्लैट गिरवी रखा और एक साहसी बोली लगाकर उस स्कूल को खरीद लिया। जिस दिन सौदे पर अंतिम हस्ताक्षर हुए, आरव सीधा स्कूल पहुंचा। वो किसी जश्न के मूड में नहीं था। उसने अपनी गाड़ी मुख्य गेट पर रोकी और पैदल ही अंदर दाखिल हुआ। स्कूल की हालत खस्ता थी। पेंट उखड़ रहा था, बगीचे सूख गए थे और बच्चों के चेहरों पर अनिश्चितता का डर था। आरव सीधा उस छोटे से स्टोर रूम में गया जहां कभी उसके झाड़ू और बाल्टी रखे होते थे। उसने वहां खड़े होकर अपनी आंखें बंद की और उन गालियों, उस अपमान और उस ठंडी हवा को महसूस किया जिसने उसे लड़ने की ताकत दी थी। आरव ने स्कूल का पुनर्निर्माण शुरू किया। उसने इसे केवल रईसों का स्कूल नहीं रहने दिया। उसने सिल्वर ओक को आरव ग्लोबल गुरुकुल का नाम दिया। उसने एक क्रांतिकारी नियम बनाया। स्कूल की 40% सीटें उन बच्चों के लिए आरक्षित की गईं जो झुग्गियों, अनाथालयों या निम्न आय वाले परिवारों से आते थे। उसने उन बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स शुरू किए ताकि वो अमीर बच्चों के साथ शैक्षणिक रूप से मुकाबला कर सके। उसने रईस बच्चों को अनिवार्य रूप से समाज सेवा और श्रमदान से जोड़ा। उसने कहा, शिक्षा का मतलब केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील इंसान बनना है। उसने स्कूल में भाषा और संस्कृति केंद्र की स्थापना की, जहां हिंदी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं को उतना ही गौरव दिया गया जितना अंग्रेजी को। उसने उन पुराने कर्मचारियों को जो उसके साथ काम करते थे पूरा सम्मान और बेहतर सुविधाएं दी। धीरे धीरे स्कूल का माहौल बदलने लगा। अब वहां केवल ब्रांडेड बैग वाले बच्चे नहीं थे, बल्कि वे बच्चे भी थे जिनके पास केवल फटी हुई किताबें थी लेकिन आंखों में चमक थी। स्कूल की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस आने लगी। लोग अब इसे केवल अमीरों का स्कूल नहीं, बल्कि सपनों का वास्तविक घर कहने लगे। एक शाम जब सूरज की सुनहरी किरणें स्कूल के मैदान पर पड़ रही थी, आरव अपने ऑफिस में बैठा कुछ पुराने दस्तावेज देख रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा कि एक छोटा बच्चा कॉरिडोर के कोने में बैठकर रो रहा था। वो बच्चा एक नए सफाई कर्मचारी का बेटा था। आरव तुरंत उसके पास गया और जमीन पर ही उसके साथ बैठ गया। बच्चे ने सिसकते हुए कहा, साहब, बाकी बच्चे मुझे अपने साथ खेलते नहीं। वो कहते हैं कि मेरे कपड़े गंदे हैं और मैं कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा। आरव की आंखों में पुरानी स्मृतियों का समंदर उमड़ आया। उसने अपने महंगे पॉलिश किए हुए जूते उतारे और नंगे पांव कंक्रीट पर खड़े होकर बोला, बेटा, ऊंचाई पर पहुंचने के लिए जूतों की चमक नहीं, इरादों की मजबूती चाहिए। देखो, मैं भी आज तुम्हारी तरह नंगे पांव खड़ा हूं। मैंने भी इसी स्कूल के फर्श पर झाड़ू लगाई है। जो लोग आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ेंगे। आरव ने उस बच्चे को गोद में उठाया और उसे मुख्य हॉल में ले गया, जहां उसकी अपनी एक बड़ी तस्वीर लगी थी। उसने बच्चे को दिखाया कि कैसे एक साधारण लड़का अपनी मेहनत से सब कुछ बदल सकता है। आरव ने साबित कर दिया कि असली सफलता वो नहीं है जो आप खुद हासिल करते हैं, बल्कि वो है जो आप दूसरों को हासिल करने में मदद करते हैं। भाग 4 का ये अध्याय आरव की एक पीड़ित से एक विजेता बनने और एक विजेता से एक उद्धारक बनने की यात्रा थी। उसने धूल को सोने में नहीं बदला, बल्कि उसने दिखाया कि धूल में ही असली हीरा छिपा होता है। बस उसे तराशने के लिए प्यार और शिक्षा की जरूरत होती है। अब आरव केवल एक विज्ञापन गुरु या स्कूल का मालिक नहीं था, वो एक उम्मीद बन चुका था। उसकी कहानी अब देश के हर उस बच्चे तक पहुंच रही थी जो गरीबी के कारण खुद को छोटा समझता था। लेकिन नियति के पिटारे में अभी एक अंतिम और सबसे बड़ा अध्याय बाकी था, जहां आरव को अपनी विरासत को अमर बनाना था। सिल्वर ओक ग्लोबल एकेडमी, जिसे अब आरव जन कल्याण गुरुकुल के नाम से जाना जाता था, अब केवल एक स्कूल नहीं रह गया था। ये एक जीवित मिसाल बन चुका था कि कैसे शिक्षा और करुणा मिलकर एक खंडहर को भी सपनों के महल में बदल सकते हैं। आरव ने अपनी आधी जिंदगी संघर्ष और आधी सफलता के नाम कर दी थी, लेकिन उसे पता था कि एक इंसान की असली उम्र उसके सालों से नहीं, बल्कि उसके पीछे छोड़ी गई विरासत यानी लेगेसी से मापी जाती है। अब वो अपने जीवन के उस पड़ाव पर था जहां उसे ये तय करना था कि उसके जाने के बाद ये मशाल कैसे जलती रहेगी। आरव अब 50 वर्ष का हो चुका था। चेहरे पर अनुभव की झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में वही 11 साल वाले बच्चे की चमक बाकी थी। स्कूल अब अपनी पूरी क्षमता से चल रहा था। यहाँ की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ गरीब और अमीर शब्द डिक्शनरी से बाहर कर दिए गए थे। हर छात्र एक ही रंग की वर्दी पहनता था, एक ही मेज़ पर बैठकर खाना खाता था और हर छात्र को सप्ताह में एक दिन स्कूल की सफाई में हाथ बटाना अनिवार्य था।
आरव खुद भी हर सोमवार सुबह हाथ में झाड़ू लेकर कॉरिडोर में उतरता था। ये उसका तरीका था दुनिया को ये बताने का कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और अपनी जड़ों को याद रखना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। एक ठंडी सुबह आरव स्कूल के पुस्तकालय में बैठा था, जहां उसने उन दुर्लभ किताबों का संग्रह किया था जिन्हें वो कभी कूड़ेदानों से ढूंढ कर पढ़ता था। तभी उसके पास उसका सबसे भरोसेमंद सहयोगी और स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर रोहन आया। रोहन वही छात्र था जिसने कभी स्कूल में आरव का मजाक उड़ाया था, लेकिन आरव की महानता ने उसे बदल दिया था और अब वो आरव का सबसे बड़ा समर्थक था। आरव, रोहन ने संकोच करते हुए कहा, शहर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। वे स्कूल के बगल वाली जमीन पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं और बदले में हमारे स्कूल को करोड़ों का डोनेशन देने को तैयार हैं। इससे हमारी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाएगी। आरव ने खिड़की से बाहर देखा, जहां छोटे छोटे बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, रोहन, हमने ये स्कूल पैसे कमाने के लिए नहीं खरीदा था। हमने इसे उन बच्चों को छत देने के लिए खरीदा था जिनके पास आसमान के अलावा कुछ नहीं था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमीन पर बनता है, लेकिन चरित्र संघर्ष की मिट्टी में बनता है। उन्हें मना कर दो। उस जमीन पर हम एक कौशल केंद्र बनाएंगे जहां बच्चे अपनी कला और हुनर को पहचान सकेंगे। आरव का विजन अब स्थानीय से वैश्विक हो चुका था। उसने महसूस किया कि दुनिया भर में शिक्षा केवल डिग्रियां बांटने का कारखाना बन गई है। उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रोजेक्ट आवाज। इसका उद्देश्य उन बच्चों को ढूंढना था जो अत्यधिक गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाते थे। उसने पुरानी बसों को चलता फिरता स्कूल बनाया, जो मुंबई की तंग बस्तियों और निर्माण स्थलों पर जाती थीं। इन बसों में आधुनिक तकनीक, इंटरनेट और बेहतरीन शिक्षक होते थे। आरव खुद अक्सर इन बसों में जाकर बच्चों को अपनी कहानी सुनाता था। वो उन्हें बताता था कि कैसे एक फटा हुआ पन्ना भी आपकी जिंदगी की नई इबारत लिख सकता है। इसी दौरान आरव को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाषण देने के लिए न्यूयॉर्क बुलाया गया। विषय था 21वीं सदी में मानवीय शिक्षा। ये वही लड़का था जिसे कभी स्कूल के कॉरिडोर से बाहर धकेल दिया गया था और आज वो संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खड़ा होने वाला था। जब आरव स्टेज पर पहुंचा तो वहां की चकाचौंध वैसी ही थी जैसी उसने बचपन में सिल्वर ओक में देखी थी, लेकिन इस बार वो डरा हुआ नहीं था। वो सीधा माइक्रोफोन के पास पहुंचा और अंग्रेजी के बजाय अपनी मातृभाषा हिंदी में बोलना शुरू किया। उसने कहा, दुनिया हमें सिखाती है कि सफल होने के लिए दूसरों से आगे निकलना जरूरी है, लेकिन मैं मानता हूं कि सच्ची सफलता वो है जब आप पीछे मुड़कर देखें और पाएं कि आपने कितनों का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ खड़ा किया है। मैंने अपनी जिंदगी की पहली सीख क्लासरूम से नहीं, बल्कि उस कचरे के डिब्बे से ली थी जहां किसी ने एक किताब फेंक दी थी। ज्ञान किसी की जागीर नहीं है, वो बहती हुई गंगा है जिस पर हर प्यासे का अधिकार है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। विदेशी प्रतिनिधि ईयरफोन लगाकर उसके शब्दों का अनुवाद सुन रहे थे और उनकी आंखों में विस्मय था। आरव ने दुनिया को दिखाया कि भारतीय संवेदनाएं और मानवीय मूल्य किसी भी आधुनिक तकनीक से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। उसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन आरव के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वो था जब वो न्यूयॉर्क से लौटा और एक छोटे बच्चे ने उसे हवाई अड्डे पर एक कागज का फूल दिया जिसे उसने खुद बनाया था। वापस लौटकर आरव ने महसूस किया कि उसका स्वास्थ्य अब उसका साथ नहीं दे रहा है। वर्षों के कड़े परिश्रम और संघर्ष ने उसके शरीर पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। उसने अपने वकीलों को बुलाया और एक ऐतिहासिक वसीयत तैयार की। उसने अपनी सारी व्यक्तिगत संपत्ति, बैंक बैलेंस और स्कूल के मालिकाना हक को एक पब्लिक ट्रस्ट के नाम कर दिया। उसने शर्त रखी कि इस ट्रस्ट का अध्यक्ष कभी कोई रईस व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि वो छात्र होगा जो स्कूल में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा और जो आर्थिक रूप से सबसे कम विकसित पृष्ठभूमि से आएगा। उसने साफ कह दिया, ये स्कूल मेरा नहीं है, ये उन सपनों का है जो अभी पैदा होने बाकी हैं। आरव के जीवन का अंतिम वर्ष बहुत ही शांत और आध्यात्मिक रहा। वो अपना अधिकांश समय स्कूल के बगीचे में बिताता था। एक शाम वो उसी पुराने स्टोर रूम के पास बैठा था जहां उसने कभी अपनी पहली झाड़ू रखी थी। अब वो स्टोर रूम एक छोटे से म्यूजियम में बदल चुका था। वहां आरव की वो पुरानी फटी हुई डिक्शनरी, उसकी पहली बाल्टी और वो टूटा हुआ आईना रखा था। ये चीजें आने वाले छात्रों को ये याद दिलाने के लिए थी कि महानता की शुरुआत कितनी साधारण हो सकती है। तभी एक नन्हा छात्र जिसकी उम्र करीब 6 वर्ष रही होगी उसके पास आया। उसके हाथ में एक पेंसिल थी और वो कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। आरव ने उसे अपनी गोद में बिठाया। बच्चे ने पूछा, सर, क्या आप भी कभी मेरी तरह छोटे थे? आरव स्मराया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला,
बेटा, मैं हमेशा छोटा ही रहा, बड़ा तो मेरा सपना था। याद रखना, जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, उस दिन जमीन को एक बार छू लेना। ये मिट्टी ही तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी असली जगह कहाँ है। उस रात आरव बहुत सुकून से सोया। उसने सपने में अपनी माँ को देखा जो उसे बुला रही थी। उसने देखा कि वो फिर से उसी छोटे बच्चे के रूप में एक विशाल पुस्तकालय में खड़ा है और वहाँ की हर किताब पर उसका नाम लिखा है। अगले दिन की सुबह जब सूरज की पहली किरण सिल्वर ओक की इमारत पर पड़ी तो आरव हमेशा के लिए गहरी नींद में सो चुका था। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर लगता था कि उसने अपनी जिंदगी की हर जंग जीत ली थी। आरव के अंतिम संस्कार में पूरा शहर उमड़ पड़ा। वहाँ कोई भेदभाव नहीं था। अमीर व्यापारी अपनी बड़ी गाड़ियों से उतरे थे और गरीब मजदूर अपने औजारों के साथ आए थे। हजारों छात्र अपनी वर्दी में कतारबद्ध खड़े थे। जब आरव की पार्थिव देह को ले जाया जा रहा था तो हर छात्र के हाथ में एक फूल नहीं बल्कि एक किताब थी। ये आरव को दी गई सबसे बड़ी विदाई थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। आरव की मृत्यु के बाद आरव जन कल्याण गुरुकुल एक वैश्विक आंदोलन बन गया। उसकी शिक्षा पद्धति को दुनिया के कई देशों ने अपनाया। हर साल हजारों छात्र वहां से निकलकर डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक और वैज्ञानिक बनते, लेकिन वे अपने नाम के साथ एक और पहचान गर्व से जोड़ते, आरव का शिष्य। स्कूल के मुख्य द्वार पर अब एक बड़ी शिला लगी थी जिस पर आरव के ये शब्द सुनहरे अक्षरों में खुदे थे। शिक्षित वो नहीं जो केवल पढ़ना जानता हो, शिक्षित वो है जो दूसरों का दर्द पढ़ना जानता हो। धूल झाड़ना केवल सफाई नहीं बल्कि अपने अहंकार को मिटाने की प्रक्रिया है। आरव की वो पुरानी फटी हुई डिक्शनरी आज भी उस म्यूजियम में रखी है। लोग कहते हैं कि जब कोई गरीब बच्चा उस डिक्शनरी को छूता है तो उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। आरव ने साबित कर दिया कि शरीर नश्वर है पर विचार अमर है। वो एक परछाई बनकर आया था लेकिन एक सूरज बनकर गया जिसकी रोशनी आज भी हजारों अंधेरी बस्तियों को रोशन कर रही है। आरव की आवाज आज भी उस स्कूल के गलियारों में गूंजती है। जब भी कोई बच्चा वहां पोछा लगाता है या कोई छात्र अपनी मातृभाषा में भाषण देता है तो लगता है जैसे आरव वहीं कहीं खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसने धूल से अपनी यात्रा शुरू की थी और अंत में वो खुद उस पवित्र मिट्टी में मिल गया जिसने उसे सब कुछ दिया था। ये आरव की कहानी का अंत नहीं बल्कि एक शाश्वत प्रेरणा का जन्म था।